बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकर एक नई वीडियो के साथ सुप्रीम कोर्ट से आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त अहम तरीन केस था मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर क्या सिविलियन का ट्रायल हो सकता है या नहीं। ये क्वेश्चन ऑफ लॉ तो अभी तक मौजूद है अपनी जगह पर, लेकिन 105 वो लोग जो 9 मई के मुल्ज़मान थे उनका मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो भी चुका है। पाकिस्तान का कैसा मज़ा खेज़ किस्म का सिस्टम है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ अभी तक अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन 105 लोगों का मशरूत सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के साथ ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में हो चुका है। बहरहाल क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो उसको एड्रेस करना भी ज़रूरी है। क्वेश्चन ऑफ लॉ इस वक्त आइनी बेंच के अंदर मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट में 7 रुकनी बेंच इस केस के ऊपर समाअत कर रहा है और बेंच की सरबराही सुपर चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन कर रहे हैं। अब इसमें आज बड़ी दिलचस्प कुछ बातें हुई हैं। चीदा चीज़ें आपके सामने रखूँगा और फिर आगे चलेंगे और देखेंगे कि आइनी बेंच के फैसला आने के बाद क्या मुमकिन सूरत हाल हो सकती है और क्या आइनी बेंच अपने ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, जिसमें सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल कलअदम करार दिया गया था और कुछ आर्मी एक्ट की शिकें भी कलअदम करार दी गई थी, उसको ये आइनी बेंच बहाल रखता है, मुकम्मल बहाल रखता है, पार्शली बहाल रखता है, या फिर ये भी हो सकता है कि मिलिट्री जो आर्मी एक्ट की जो शिकें हैं उनको कलअदम जो करार दिया गया था उनको बहाल कर दे और क्वेश्चन ऑफ लॉ के सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता, उसको ये एड्रेस कर दें कि वो जो ट्रायल है वो नहीं हो सकता। अब देखते हैं कि इसमें क्या फैसला आता है और उस फैसले के मुमकिना जो असरात हैं वो क्या होंगे, उस पर बात करेंगे। लेकिन समाज का जो चीदा अहवाल है वो आपके सामने रखते हैं। एक तो आज तमाम जो बाकी केसेस थे आइनी बेंच के अंदर वो ख़त्म कर दिए गए, यानी उनकी समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई बग़ैर किसी कार्रवाई के, और कहा गया कि आज सिर्फ आइनी बेंच के अंदर सिर्फ मिलिट्री कोर्ट्स का जो केस है सिविलियन के ट्रायल के हवाले से सिर्फ उसकी समाअत होगी। तो सबसे पहले जो वज़ारत दफ़ा के वकील हैं ख्वाजा हारिस, उन्होंने दलाइल का आगाज़ किया और उन्होंने दलाइल जो दिए चीदा मैं जल्दी से सामने रखूँगा और फिर हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ जाएंगे कि फ़ैसले के बाद के असरात क्या हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि माजी में करार दिया कि फ़ौज के मातहत सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है। अब ये वहाँ पर वो सिविलियन हुआ करते थे जो दहशतगर्द थे, जो गैर मुल्की थे, जो फ़ौज पर बाकायदा हमलों में मुलव्वस थे, ये वो लोग थे। मौजूदा केस में मुतासरा फरीक अपील दायर करने वाला कौन है? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने ये बड़ा अहम सवाल पूछा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियन के ट्रायल को कलअदम करार दिया था तो उसके बाद अपील आई सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि इसके ऊपर नज़रसानी की जाए। तो नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करने वाला जो फरीक है वो कौन है, जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि अपील वजारत दिफा की जानिब से दायर की गई है। वजारत दिफा एग्जेक्टिव इदारा है और उन्होंने कहा कि एग्जेक्टिव के खिलाफ, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि एग्जेक्टिव के खिलाफ अगर कोई जुर्म हो तो क्या एग्जेक्टिव खुद ही जज बनकर फैसला कर सकता है? जमाल खान मंदुखेल ने मजीद कहा कि आइन में इख्तियारात की तकसीम बिल्कुल वाज़े है। आइन वाज़े है कि एग्जेक्टिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। फौजी अदालतों के केस में ये बुनियादी आइनी सवाल है। कोई, जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि कोई और फोरम दस्तयाब ना हो तो एग्जेक्टिव फैसला कर सकता है। ख्वाजा हारिस साहब शायद ये भूल गए कि एंटी टेररिज्म कोर्ट्स मौजूद हैं, बाकी तमाम फोरम अदालतें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जिसमें बहुत सारे लोगों का इस वक्त भी ट्रायल जारी है। उसके बाद जमाल खान मंदुखेल कहते हैं कि कानून में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों का फोरम मौजूद है, जैसा कि अभी मैंने कहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि कानूनी फोरम के होते हुए एग्जेक्टिव खुद कैसे जज बन सकता है, जिस पर वकील वजारत दफ़ा ने कहा कि आपकी बात दुरुस्त है। यानी वजारत दफ़ा के वकील ख्वाजा हारिस ने आज एडमिट किया कि आप ये जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है कि एग्जेक्टिव खुद ही जज बनकर फैसला नहीं कर सकता। अगर कोई और तरीक़ाकार मौजूद है, बाकी अदालतें एंटी टेररिज्म की मौजूद हैं, तो एग्जेक्टिव जो है खुद ही जज बनकर अपने खिलाफ किए गए जुर्म का फैसला नहीं कर सकता। ये एक बड़ा अहम पार्ट था आज की समाअत का। और उसके बाद आगे चलते हैं। ख्वाजा हारिस ने मजीद जो है वो कहा कि आर्मी एक्ट को सिर्फ मुसल्लह अफवाज के मेंबरान तक महदूद किया गया है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि ऐसा नहीं है, आर्मी एक्ट सिर्फ आर्म फोर्सेस तक महदूद है, इसमें मुख्तलिफ दीगर कैटेगरीज भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मैं आगे चल कर इस तरफ भी आऊँगा। जैसे जमाल खान मंदुखेल ने फिर आर्टिकल 8(3) के तहत फौज के डिसिप्लिन का हवाला दिया और कहा कि कारकर्दगी के हवाले से है, क्या फौजदारी मामले को आर्टिकल 8(3) में शामिल किया जा सकता है? आइन में सिविलियंस का नहीं पाकिस्तान के शहरियों का जिक्र है।
जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान के लोग भी इतने ही शहरी हैं जितने दूसरे। तो फिर जैसे जमाल खान मंदुखेल कहते हैं कि यही तो बुनियादी सवाल है कि अफवाज पाकिस्तान के लोगों को बुनियादी हकूक से महरूम कैसे किया जा सकता है। तो जनाब बुनियादी आइनी हकूक के हवाले से जो मजीद है वो इस पर बहस हुई आगे भी जाकर। ख्वाजा हारिस ने भी ये कहा कि बुनियादी आइनी हकूक के बुनियाद पर आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। कोई शहरी फौज का हिस्सा बन जाए तो क्या बुनियादी हकूक से हाथ धो बैठता है, ये भी सवाल जो है आज सामने आया। फिर जमाल खान मंदुखेल साहब का एक जो है ना बड़ा अहम नुक्ता था, वो कहते थे कि मिलिट्री कोर्ट्स का मामला आइन के आर्टिकल 175 से अलग है। कोई शहरी रोकने के बावजूद किसी फौजी चौकी के पास जाना चाहे तो क्या होगा, उसके ऊपर क्या आप मिलिट्री कोर्ट्स में उसका ट्रायल शुरू कर देंगे। जिस पर उन्होंने मजीद कहा कि क्या काम से रोकने के इल्ज़ाम पर उसको मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाएगा। ख्वाजा हारिस ने कहा कि ये तो आपने एक सूरत हाल बताई, इस पर कुछ नहीं कह सकता। तो मुसरत हिलाली साहिबा ने आकर रेस्क्यू किया जमाल खान मंदुखेल साहब को और कहा कि यही तो असल मामला है और मुताल्लिका सवाल है और इस सवाल का जवाब बहुत सादा सा है। मोहम्मद अली मदर साहब भी इस वक्त बोले और उन्होंने कहा कि इस सवाल का जवाब बहुत सादा सा है। अगर वो शहरी आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म का मुर्तकब हो तो आर्मी कोर्ट में ही उसका ट्रायल चलेगा। लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो सिर्फ चौकी के बाहर खड़े होने पर तो उसका ट्रायल नहीं हो सकता, यानी कि वो चौकी के बाहर खड़ा है, उसने कोई जुर्म नहीं किया है, कोई चीज़ नहीं की। तो मोहम्मद अली मदर साहब का ये पॉइंट था कि फिर तो कुछ नहीं हो सकता, वो चौकी के बाहर खड़ा है तो इस बात पर तो कोई ट्रायल जो है वो नहीं हो सकता। बहरहाल ये मामलात सारे थे और ये बातें चलती रहीं, अहम तरीन सवालात उठाए गए, कुछ वकला के हिसाब से भी उनके नाम के हवाले से भी मिसालें दी गई। तो ये समात का आज का एक सीधा अहवाल मैंने आपके सामने रखा है। बहरहाल अब समात तो कल तक मुलतवी हो गया, लेकिन मेन क्वेश्चन जो हमारी वीडियो का मेन टॉपिक है वो अभी तक अपनी जगह पर बरकरार है। समात के आखिर पे हफीजुल्लाह न्याजी ने जो इंकिशाफ किया है वो बड़ा अहम है। हफीजुल्लाह न्याजी साहब जो हैं वो रोस्टम पर आए, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को जेल तो उन्होंने मुंतकिल कर दिया है, लेकिन सलूक जो है वो आम कैदियों वाला नहीं हो रहा। जो सलूक फौजी तहवील में हो रहा था अब भी वही हो रहा है उसके साथ। जिस पर अदालत ने पंजाब हुकूमत से फौजी अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिमान के मुतालिक रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली और कहा है कि इसके ऊपर हम कल बात करेंगे। बताया जाए कि जेल मुंतकिल होने वालों के साथ जेल मैनुअल के मुताबिक सलूक हो रहा है या नहीं। साथ में उन्होंने मुसरत हिलाली साहब ने कहा कि हमने पहले भी ये ऑर्डर किए थे कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म भी जेल मैनुअल के मुताबिक ही सलूक करने का दिया था। तो इसका मतलब है कि हुकूमत जो है वो अदालती अहकामात पर अमल नहीं कर रही, जो अदालती अहकामात है वो नहीं मान रही। तो उसके बाद जनाब फौजी अदालतों का केस हुकूमती वकील को आपको देखा कि बड़े सख्त सवालात आज जो हैं वो उनसे पूछे गए और ऐसे सख्त तरीन सवालात थे और ख्वाजा हारिस जो है उसका मुकम्मल दिफा करने में नाकाम नजर आए। लेकिन आज जो मुकदमे के अंदर अहम तरीन सवाल उठाए वो सवालात थे जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने, जिसके जवाब ख्वाजा हारिस साहब को देने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो ये हैं जनाब मामलात। अब हमारे सामने जो मेन इशू है वो ये है कि क्या आईनी बेंच अब अगर सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला अपना ही सुप्रीम कोर्ट का बरकरार रखता है तो फिर उन 105 लोगों का क्या होगा जिनका ट्रायल जो है वो कर दिया गया है, जिनका ट्रायल मुकम्मल हो चुका है और वो ट्रायल भी सुप्रीम कोर्ट की मशरूत इजाजत से ही हुआ और अब उनके साथ जो जेल के अंदर सलूक रखा जा रहा है वो अब तक वही है जो फौजी कस्टडी के अंदर उनके साथ रखा जा रहा था। ये अपनी जगह एक क्वेश्चन है, लेकिन अब इस जो जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट की जिसमें सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार दिया गया था, उस जजमेंट के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है जिसमें आर्मी एक्ट की कुछ शिकें जो है वो कलअदम करार दी गई थी और एक हिस्सा है जिसमें सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल जो है वो कलअदम करार दिया गया था। अब आईनी बेंच मुमकिना तौर पर जो आर्मी एक्ट की शिकें कलअदम करार दी गई थी उनको बहाल भी कर सकता है। एक तो ये चीज़ है, अगर उसको बहाल कर देता है तो उसके क्या इंप्लीकेशंस होंगे वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल का जो कलअदम करार दिया गया था, ट्रायल का फैसला दिया गया था, उसको अगर बहाल रखता है यानी ये कह देता है कि सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता, तो फिर ये 105 लोगों का ट्रायल तो हो चुका है, फिर इनका क्या होगा। देखिए अब अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है कि सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता तो फिर 105 लोगों को जो सजाएं सुनाई गई हैं वो ऑटोमेटिकली कलअदम करार हो जाएंगी। अब उनकी सजाएं तो कलअदम हो जाएंगी क्योंकि उनका मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता था, लेकिन फिर एक और नया सवाल ये होगा कि फिर उनका ट्रायल कहाँ होगा।
तो जनाब फिर उनका ट्रायल होगा एंटी टेररिज्म कोर्ट में। मतलब ये है कि सिविलियन जो फौजी अदालतों में ट्रायल हुए हैं उनकी वहां से तो जान बख्शी हो जाएगी, वो उनकी जान छूट जाएगी, लेकिन अब ये खदशा बहरहाल वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम और उनकी सजाएं कलअदम होने के बाद इन 105 लोगों का जो ट्रायल है वो दोबारा से एंटी टेररिज्म कोर्ट में शुरू हो जाएगा और ये लोग फिर से पेशियां भुगतेंगे। हो सकता है इनकी गिरफ्तारी हो सकता है ये जमानतों पर बाहर हो, लेकिन इन्हें एंटी टेररिज्म कोर्ट में दोबारा से ये खदशा मौजूद है कि पूरे का पूरा ट्रायल जो है वो भुगतना पड़े और उसके बाद अगर एंटी टेररिज्म कोर्ट इनको सजाएं सुना देता है तो फिर इनको दोबारा से जेल के अंदर अपना वक्त गुजारना पड़ेगा। हाँ, उस सूरत में यह जरूर हो सकता है कि जितना अरसा उन्होंने मिलिट्री कस्टडी में गुजारा है वो उनका वहां से माइनस हो जाए, यानी कि अगर 2 साल उन्होंने मिलिट्री कस्टडी में गुजारे हैं तो फिर बाहर आकर अगर उनको 6, 8, 10 साल की सजा सुनाई जाती है तो 2 के बदले 4 साल उनके माफ जरूर हो सकते हैं, क्योंकि वो दिन रात का जो सिस्टम होता है उसमें मिलिट्री कोर्ट में तो वो नहीं होता, लेकिन मिलिट्री कोर्ट में अगर 2 साल गुजारे हैं तो बाहर की वो 4 साल सजा जो है वो काउंट होती है, तो वो उनकी सजा तो माइनस हो सकती है। लेकिन ये मिलिट्री कोर्ट्स की सजाओं से निकलकर दोबारा अब खदशा मुझे वाज़े तौर पर यह लग रहा है कि एंटी टेररिज्म कोर्ट में फंस जाएंगे, एंटी टेररिज्म कोर्ट में इनके ऊपर केस चलाए जाएंगे और वो फिर केसों का जब तक फैसला नहीं आएगा ये एंटी टेररिज्म कोर्ट की तारीखें भुगतते रहेंगे, वहां पर जाते रहेंगे और ये वही सारे के सारा मुसीबत जो है वो फिर से उनके गले पड़ी रहेगी और अगर वहां से सजाएं हो जाती हैं तो ये फिर दोबारा कैद में जा सकते हैं। एक तो सिलसिला ये हो सकता है। दूसरा एक खदशा ये भी है कि जो आर्मी एक्ट की शिकें अगर ये आईनी बेंच जो कलअदम करार दी गई थी उन्हें बहाल कर देता है तो फिर एक बड़ा सवाल ये होगा कि क्या इमरान खान को वो शिकें बहाल होने के बाद कुछ खदशात हो सकते हैं या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में मुकम्मल मालूमात के साथ इंशाल्लाह देंगे। लेकिन इसका खदशा ज़रूर मौजूद है कि अगर आर्मी की वो शिकें जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले में सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल को कलअदम करार देने के साथ कलअदम करार दी थी, वो अगर बहाल हो जाती हैं तो इमरान खान शायद एक और बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। तो ये आज की तमाम तर मालूमात थी। मज़ीद जो मालूमात होंगे उसके साथ अगली वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।